Hello students, welcome to First Online University, a global platform for all your education and growth related needs. In today's video, we are going to discuss about the topic integration. So, if we define the integration in the very basic sense, then we can say that integration is the reverse process of differentiation. So, what is integration? It is the reverse process of differentiation. बेसिकली डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कोई आपसे बोलता है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ओके, आपको क्या ऑपरेशन लगाने के लिए बोलता है? आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? डी बाय डी एक्स। ओके, जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखे मीन्स आप क्या करना चाहते हैं? डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। आपको पता है इसके डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा 2x। पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये भी एक फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन से वापस से इस फंक्शन पे पहुंचना चाहते हैं, देखिए इस फंक्शन से यहां कैसे पहुंचे हैं? डिफरेंशिएशन से पहुंचे हैं। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे मींस एक स्टेप बिल्कुल बैकवर्ड चले जाएंगे तो आप इसको रिवर्स करने में यहां पे पहुंच सकते हैं। तो रिवर्स जिस प्रोसेस से पहुंचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, देखिए वैसे तो इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी कि आप 2x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, आपको ना एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। अब ये सी क्या है? सी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज सी? सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों आया है? तब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें साथ में हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ये क्यों करना पड़ता है, क्या इसकी जरूरत है और क्या इसका रोल है। ओके, देखिए ये सबसे सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया है। अगर इसके आगे हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स को यूज करें तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप वर्ड को रीड करेंगे इंटीग्रेशन तो कहीं ना कहीं आपको वर्ड मिलेगा इंटीग्रेट। आपको ऐसा लगेगा कि जो इंटीग्रेशन वर्ड है ये कहीं ना कहीं कहाँ से ओरिजिन हुआ है? इसका इंटीग्रेट। और व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेट? इंटीग्रेट का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा करना, कंबाइन करना। देखिए आपने लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिखा जाता है? डी बाय डी एक्स। और अगर हम पर्टिकुलरली फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो हम डी एक्स, ये जो डी लेटर है ये कहाँ यूज करते हैं? याद कीजिए मैंने आपको 2 लेटर्स के बारे में बताया था। एक हमने डिस्कस किया था वर्ड डेल्टा एक्स और एक हमने डिस्कस किया था वर्ड डी एक्स। आपने कहा था जब भी डेल्टा वर्ड आएगा तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम चेंज इन एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और अगर आपको dx कहीं पे मिलता है मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप बहुत ही स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल चेंज मींस x की वैल्यू थोड़ा सा चेंज होकर दूसरी वैल्यू बन चुकी है। ओके, तो आपने एक स्लाइट वेरिएशन लिया है, कोई छोटा सा पार्ट यूज किया है उसका। तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में ना हम वैल्यूज के छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं और इंटीग्रेशन में हम उस पूरे फंक्शन तक पहुंचते हैं उस छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड ऑन करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक वर्ड सुना होगा समेशन, सम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, मैं आपको बोलूं 1 2 3 प्लस 4 5 एंड सो ऑन। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आप नेचुरल नंबर n तक का सम कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? नेचुरल नंबर n तक का सम कर दीजिए। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं
ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये समेशन का सिंबल होता है, और लेट से समेशन में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आई, कि किसका समेशन कर दूं मैं, आई का, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। ओके, आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, आप n भी यूज कर सकते हैं, i भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस सिंबल को देख के आपको पता चलता है कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू सम अप ऑल दीज वैल्यूज, यू हैव टू सम अप ऑल दीज वैल्यूज, आपको ये नंबर क्या करने हैं, सम करने हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि यूजुअली जब हमारे पास ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट को हमें ऐड करना पड़ता है, और वो पार्ट ना इनफाइनाइट लार्ज पार्ट्स है। इनफाइनाइट लार्ज वेरिएशन में स्मॉल है, वेरिएशन उनका स्मॉल है, पर नंबर में वो लार्ज है। मतलब हमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स को ऐड ऑन करना है, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, तो आपने ये चीज सीख ली होगी कि जिस भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, समेशन, उन सभी का एक सिंबल होता है। तो इसी तरीके से हमारे इंटीग्रेशन का भी कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन का बेसिक सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एस को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, इसी तरीके से ये बनता है। ओके, जहां पे भी आप ऐसा सिंबल देख रहे हैं मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। चलो, अब हमने डिफरेंशिएशन तब पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, और किसी रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखा मिले dy बाई dx, क्या लिखा मिले, dy बाई dx, तो आप कहेंगे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, ये d बाई डी क्या याद दिलाएगा आपको, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जहां पे भी आप ये साइन देखेंगे आपको लगेगा कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का है। अब वही बात आती है, आखिर किस फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस एग्जांपल में आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था और इस फंक्शन को रिसीव किया था, डिफरेंशिएट करके ये आंसर मिल गया था हमें, और फिर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था और आपको ये आंसर मिल गया था। तो इंटीग्रेट भी किसी ना किसी फंक्शन को ही करना होता है। तो लेट्स से आप किसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको यहां लिखा जाता है dx। ओके, ये जो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ स्मॉल dx, यहाँ पे ये d किसको इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल चेंज को, तो यहाँ पे भी ये d किसको इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन x को इंडिकेट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, y फंक्शन को इस बार इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखेगा, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल्स को पढ़ा था, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे रूल्स को पढ़ना है, लेकिन बहुत ही इजी है। आप ना सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न कीजिए। अब डिफरेंशिएशन के अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली वहां से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूलाज पे जंप करने से पहले मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसका रीजन क्या है आने का, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, चले। ओके, ये देखिए, आपने कहा कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, डिफरेंशिएशन। आपको आंसर में क्या मिला, आपको आंसर में मिला 2x। ओके, अब आप एक काम कीजिए, एक और फंक्शन लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लेके आए एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने इसका भी डिफरेंशिएशन करना चाहा, आपने भी इसका क्या करना चाहा, डिफरेंशिएशन। आप कहेंगे देखो दो टर्म्स है, कोई बात नहीं, हम एक एक करके इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे, ओके, पावर में से 1 माइनस, उसके बाद कौन है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। सिमिलर तरीके से अगर आपके पास एक वैल्यू और गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आप इसका भी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अब फिर से देखिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x और 5 का कितना होगा, 0।
तो आपने एक चीज नोटिस की, आपने 3 अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर एक सिंगल मिला 2x। ओके, इन सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। अब मैंने क्या कहा, व्हाट इज इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये चीज अगर हमें डिफरेंशिएट करने से मिली है, तो अगर हम इस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें वापस से अपना ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन था, आप डिफरेंशिएट करके आंसर तक पहुंचे, अब आंसर से वापस क्वेश्चन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर डिफरेंशिएशन का अपोजिट मतलब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन में उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड ऑन कर देंगे। ओके, तो देखिए अब बात आती है कि आपने ये जो 2x है, अब भाई चाहे ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है तो सारे एक जैसे ही ना, मतलब तो इनका एक ही है। अगर आप इनको इंटीग्रेट करके अपने क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, तो फिर आप अपने कौन से वाले क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे, या क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे? आप कहेंगे इसकी वजह से भी यही 2x आंसर आया था, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, इसकी वजह से भी सेम आंसर आया था, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, और मैं ये भी लिख सकती हूँ। ये तो मल्टीपल आंसर्स हो गए। तो इस मल्टीपल आंसर्स में ना एक कॉमन चीज है। अब इन मल्टीपल आंसर को ना हम एक सिंगल लाइन में समराइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर तो सभी के साथ है ना, तो आप एक्स स्क्वायर लिखो, फिर प्लस, और देखो क्या है यहाँ पे मैं इसको +0 बोल सकती हूँ, या +1 है, या +5 है, मीन्स उसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है। इसलिए हम जनरलाइज्ड आंसर करते टाइम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे c एक कांस्टेंट रख दीजिए। अब देखो, आप अपनी बात को वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, आप एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 2x आएगा, और c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जर्नलाइज्ड आंसर है मेरे इन सभी क्वेश्चंस का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पता है, अगर आपको क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करके मुझे ये आंसर मिला है, आंसर से वापस आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं, किस प्रोसेस को यूज करके? इंटीग्रेशन को यूज करके। लेकिन जब आप अपने आंसर से वापस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो हमेशा वहां पे एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। ओके, तो देखिए ये जो वर्ड है ना, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने में हेल्प करेगा। लेकिन फॉर्मूला लर्न करने से पहले मैं इसका जो हमारे फिजिक्स में बेसिक लेवल पे यूज है, उस एप्लीकेशन पार्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, आपने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ी थी। आपने कहा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, लेट्स से हमारे पास कोई भी एक ग्राफ गिवन है, ये y और ये x, इसका एक कोई कर्व गिवन है, लेट्स से एक रैंडम कर्व है ये हमारे पास, और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है। आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? स्लोप। तो बताया था कि स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, या तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ओके, ये आपका टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो, और साथ में फिर क्या कैलकुलेट करो? tan थीटा। तो ये आपकी स्लोप का क्या होगा? आंसर होगा। और अगर आप थीटा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो उसका मेथड होता था कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सिमिलर मैनर में आपको क्या सीखना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन को पढ़ना क्यों चाहते हैं। ठीक है, जो भी देखो बेसिक रूल्स है वो हम सब लर्न कर लेंगे, उसको हम एक इक्वेशन में अप्लाई करना सीख लेंगे, लेकिन हमें उसका बेसिस जानना है कि आखिर वो चीज हमें फिजिक्स में कहाँ पे यूज होगी, या फिर हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा इंटीग्रेशन के बारे में। तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशन सीखेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि
इंटीग्रेशन का मतलब है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में आप चीजों को ऐड ऑन करेंगे, क्या करेंगे, आप चीजों को ऐड करते हुए जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से आपके पास फिर से क्या है, एक कर्व अवेलेबल है। ओके, आपके पास एक y वर्सेस x ग्राफ गिवन है, यहाँ पे एक कर्व अवेलेबल है। मैं सबसे सिंपल कर्व बनाती हूँ। यहाँ पे सबसे सिंपल कर्व लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें y की वैल्यू कांस्टेंट है। अब मैं आपको बोलती हूँ इस फंक्शन के इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जाइए, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ इसकी y की वैल्यू होगी। फिर आप इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे भी x की वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू हमारे लिए कैसी है, सेम है। आप ये जो दो पॉइंट है ना, इसके बीच में जो कर्व का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंडर जो आपको एरिया है वो कैलकुलेट करना है। मीन्स आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब देखिए कर्व तो यहां से मैंने यहां तक बनाई है, आप आगे तक भी बना सकते हैं। इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक करना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए पॉइंट से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब आपको पता है, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी जानते हैं, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी जानते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे x1 लिखा हुआ है, वही x1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और आप इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट जानते हैं। इन पॉइंट को मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट क्या है, CD। और देखो ये एरिया तो हमें पता है बहुत ही इजीली, हमें पता है ये एक रेक्टेंगल या फिर ये एक स्क्वायर पॉसिबल है, और एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया कैलकुलेट करना तो बड़ा इजी है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से लेंथ इनटू ब्रेथ, आ गया हमारा आंसर। इसमें क्या डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन अब अराइज होगा, वो देखिए। आपके पास एक और कर्व है, y वर्सेस x ग्राफ है, और इसके लिए एक जनरलाइज्ड कर्व लेते हैं। ओके, ये आपके पास एक कर्व अवेलेबल है। आपको क्या करना है, फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि आपको इंटीग्रेशन करना है, नहीं, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स से आपके पास ये पॉइंट है A, सम रैंडम पॉइंट है A, और यहाँ पे आपके पास एक रैंडम पॉइंट है B। आपको इस कर्व के अंडर जो एरिया आता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, वो आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको साइड में ड्रॉ करना चाहूं तो ये एरिया कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे ऐसे कर्व शेप है और यहाँ पे एक लाइन है। ओके, अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा आपने कोई स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है, ना ये आपका रेक्टेंगल है, ना ये आपका स्क्वायर है, इवन ना ही ये आपका ट्रेपीजियम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए कुछ भी ना करने से तो बेटर है कि एटलीस्ट हम कुछ करें। उसमें थोड़ा सा हो सकता है एरर हो सकता है, लेकिन हम कुछ तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो ट्रायल के लिए मैं सबसे पहली चीज क्या करती हूँ, यहां से ना आप एक लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे, मैंने ये डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दी। अब आप देखिए, चलो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं C और D। अगर आप इस डॉटेड लाइन की हेल्प से देखें ना, तो ये A B D एंड C, ये एक ट्रेपीजियम बन चुका है। आपको फंक्शन अवेलेबल है, लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x आपको अवेलेबल है, और आपको इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी पता है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू पता है, तो आप y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी साइड्स पता है, और आपको सारी साइड्स पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करने से प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई, जो ये अपर एरिया है जिसको मैंने डार्कन कर दिया है, ये अपर एरिया तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। ये अपर एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो आपकी मिस्टेक हो गई। मींस अगर आप ट्रेपीजियम की हेल्प से कुछ एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया अंडर कर्व नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ अमाउंट लेस होगा।
तो हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन को एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना है, हम इसका एक्यूरेटली आंसर करना चाहते हैं। फिर आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसमें कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, अगर हमें इस एरिया को बेसिकली रिजॉल्व करना है कि हम इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करें, तो हम इसको यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं कर्वेचर में बना देती हूँ। लेट्स से हमारे पास ये ऐसे कर्वेचर है, ओके। अब देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर से कर्व होके ऐसे है लेट्स से, और अगर आप यहाँ पर ट्रेपेजियम कैलकुलेट करेंगे तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे पोर्शन को ना कुछ स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रिप बना दी है, ये मैंने एक नेक्स्ट स्ट्रिप बनाई है, यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिप बनाई है, और एक लास्ट स्ट्रिप बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से कोशिश करेंगे कि या तो इसको एक स्क्वायर की फॉर्मेट बनाना चाहें, या एक ट्राइंगल बनाना चाहें, या ट्रेपेजियम बनाना चाहें। यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसको ऑलमोस्ट स्क्वायर बना सकती हूँ। देखो, ओ गुड, मैंने जैसे ही यहाँ पे डॉटेड कवर किया तो ये पोर्शन भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन था, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बड़ा ही स्मूथली मिलाएंगे। देखिए, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा पोर्शन ना बच जाता है, थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट कवर कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कवर करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि जैसे ही आपने इसको बॉक्सेस में कट करना स्टार्ट किया तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, मींस आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये काम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचूं, लेट्स से कि आप यहाँ पे इसको ऐसे कवर कीजिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना पोर्शन कवर कर रहा है, ये एरर कम हो चुका है। ये देखिए, अब इस ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करने से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आपको पूरी कर्व का एरिया निकालना था। आपने क्या किया, आपका एम था एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना, तो आपने क्या किया, आपने डिवाइड द एरिया इन स्मॉल स्ट्रिप्स। आपने कहा कि इंटीग्रेट मीन्स तो जोड़ना होता है, लेकिन यहां पे तो आपने फिर से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप अपने एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। हाँ, हमने डिवाइड किया है, लेकिन डिवाइड करने से ये जितने भी पोर्शंस हमने बनाए हैं इन सबको ऐड करके ही तो हम फाइनल आंसर निकालेंगे ना। तो आपने क्या किया, आपने अपने छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर अपने पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कितनी स्ट्रिप्स में डिवाइड करें आखिरकार। तो देखिए, यहां पे देखिए, ये कर्व पोर्शन है। अगर आप इसको इतना बड़ा यहां से देखिए, यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट एक सेकेंड, जस्ट सपोज ये ऐसी कर्व है। अगर आप इसको इतनी बड़ी स्ट्रिप में कैलकुलेट कर देंगे, इतनी बड़ी स्ट्रिप यूज करेंगे तो, और इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इतना पोर्शन आपका छूट जाता है। आप इसको रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करो, या ट्रेपेजियम तो यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम हाइट के ऊपर है, तो क्या होगा, आपके एरर काफी पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर पोर्शन बच गया, ये सारा आपका वो पोर्शन है जो इस रेक्टेंगल में काउंट नहीं हो पाएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक काम करो, देखो मैंने सेम कर्व को रखने की कोशिश की है, ये सेम कर्व है। आप ना इतना बड़ा रेक्टेंगल यूज मत करो, आप थोड़ा छोटा रेक्टेंगल यूज करो, जैसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए, ये इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन चुका है। इस पोर्शन पे ध्यान देंगे कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन चुका है, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल की जगह ये ट्रेपेजियम का काम कर जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि जितनी नैरो आपकी स्ट्रिप होगी उतने अच्छे तरीके से आप अपनी करेक्ट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको स्मॉल स्ट्रिप्स यूज करनी है, और जितना स्मॉल आप यूज करेंगे उतना स्मॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो आपने, आप किसी भी एक स्ट्रिप के ऊपर ध्यान दो। चलो मान लो मैं इस स्ट्रिप के ऊपर ध्यान देती हूँ,
अब मैंने ये स्ट्रिप ना बहुत छोटी रखी है, बहुत छोटी। अगर स्ट्रिप बहुत स्मॉल है तो देखिए स्मॉल चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहेंगे यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू है और इस पॉइंट तक जैसे ही मैं पहुंची तो एक्स की वैल्यू चेंज कर गई। पर अगर ये स्ट्रिप बहुत स्मॉल है तो ये जो एक्स की वैल्यू में चेंज आया ये बहुत स्मॉल आया और स्मॉल चेंज को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल x को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो स्ट्रिप है इसका ये जो पोर्शन है, ये जो विड्थ है, ये कितने के बराबर है, dx के बराबर है। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे y की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ डिफरेंट है और यहाँ पे y की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रिप काफी वाइड दिख रही है आपको। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप इसको बिल्कुल नैरो बना देंगे ना, तो बिल्कुल नैरो, ऐसे देखिए बिल्कुल नैरो स्ट्रिप बना देंगे, इसको एकदम से नैरो बन चुकी है। इस नैरो स्ट्रिप के लिए ये y जो है ना, ये पूरे पोर्शन के लिए, इस पूरे dx के लिए y की वैल्यू कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये जो हाइट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये y को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है ना, इसका कितना एरिया है। आप कहेंगे स्मॉल स्ट्रिप के लिए लेंथ कितनी है dx और इसकी हाइट ये कितनी है y, तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, y इंटू dx। और मैंने क्या किया था, मैंने अपने पूरे कर्व को छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करो, आप एक सिंगल स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करो 1 by 1 और आप सभी स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर दो। अब देखो यहां से जो एरिया मिला है ना, ये एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप मिला है, तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको dA से रिप्रेजेंट करेंगे। A मींस एरिया बट D रिप्रेजेंट्स स्मॉल एरिया। इस dA का आंसर कितना होगा, y इंटू dx होगा। और इफ यू वांट टू फॉर टोटल एरिया, अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड द एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स। आपके पास जितने भी स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं आप सभी के एरियाज को ऐड कर देंगे। और मुझे पता है कि आपने क्या किया है, बहुत नैरो स्ट्रिप ली है। अब देखिए आप यहाँ पे जितना नैरो स्ट्रिप करेंगे आपके नंबर ऑफ स्ट्रिप्स उतना ही इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या करेंगे, उतना ही इंक्रीज। अगर आप जितना स्मॉल करेंगे, आपकी स्ट्रिप जितनी स्मॉल होगी उसका नंबर उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और नंबर इंक्रीज हो गया मींस बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हमें सम करना है, जिनको हमें ऐड करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप टोटल एरिया A निकालने के लिए ये जो स्मॉल एरिया है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए स्मॉल एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, y इंटू dx, और इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो पोर्शन है ये किस चीज की कैलकुलेशन के लिए आया है, ये एरिया अंडर द कर्व की कैलकुलेशन के लिए आया है। सो फॉर ए की पॉइंट आपको क्या लर्न करना है कि जब भी आपको whenever you have to calculate the area under the curve, then we will use the process of integration. सॉरी, तो आप क्या कहेंगे कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर कर्व। प्लीज रीड आउट इट इन दिस मैनर, integration is used to calculate the area under curve. ओके, ये एज ए की पॉइंट आपको लर्न करना है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन का, और जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है आप किस प्रोसेस का यूज करेंगे, आप इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये कर्व तो
इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकती थी। यहाँ पे मैंने आपको एक लिमिट बताई है कि आप ए से स्टार्ट हो जाइए और आपको कर्व के सिर्फ कौन से पोर्शन तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है, मतलब सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एरिया की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टिव बनते हैं। या तो आपको पता होगा कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक की कर्व का एरिया निकाल दो, और या हो सकता है कि कोई आपको बताए ही ना कि कहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है। मींस आपके पास दो पोर्शन हो गए, या तो आपको डेफिनेट तरीके से पता है कि इतने पोर्शन का एरिया कैलकुलेट होगा, या फिर आपको इनडेफिनेटली पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो आपको ये तो पता है कि अच्छा एरिया कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना है, पर ये नहीं मालूम कि कहाँ तक। इसलिए हमारे इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशंस और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन के जब टाइप्स हम करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास दो हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमें मालूम होगा कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। डेफिनेट मींस वी नो अवर लिमिट्स, कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। और इनडेफिनेट में वी डोंट नो अबाउट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे। तो मतलब लिमिट्स में क्या होता है, एक होती है लोअर लिमिट जहां से हम स्टार्ट करते हैं, और एक होती है अपर लिमिट जहां पे हम एंड करते हैं। तो इनके सिंबल्स किस तरीके से ध्यान रखने हैं वो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ। लेट्स से इनके सिंबल्स आपको लर्न करने हैं। ये सिंबल्स देखिए, जो आपका इंडेफिनिट होगा उसमें आप इंटीग्रल का साइन यूज करेंगे y इंटू डी एक्स। ओके, और इनडेफिनेट के लिए आप क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, बट फ्रॉम x1 टू x2। कहां से कहां तक, x1 से x2। ये जो x1 है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो x1 है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, और x2 को हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी अपर लिमिट। आई होप आपको ये पोर्शन अवेलेबल है। अगर आपको बेसिक थ्योरी अवेलेबल है, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि कहाँ पे यूज करना है, तो अब हम अपने कुछ रूल्स को लर्न कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली अप्लाई कर सकें। ओके, तो आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फॉर्मूलाज की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, अगर आप अपने माइंड में रखते हैं ना कि ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, तो आपको फॉर्मूला बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके, रूल्स। सबसे फर्स्ट रूल है हमारे पास, सबसे फर्स्ट है, आपने पढ़ा था अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n एक फंक्शन अवेलेबल है, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद dx हम ये करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि y को पुट कर दीजिए x की पावर n इंटू डी एक्स। अब जस्ट रिवर्स काम करना है। देखिए, वहां पे आप पावर को आगे मल्टीप्लाई में लेके आते थे और पावर में से 1 माइनस करते थे। यहां क्या करेंगे, हम पावर में से 1 माइनस नहीं करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे। और जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, उसको कहां लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। ओके, अब आपको अच्छे से पता है कि
ये जो आंसर है ये काफी तरीके से आ सकता है, और ये जो यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको समझाया है कि जब डेफिनेट होता है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स अवेलेबल होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कोई लिमिट्स नहीं डाली है, मतलब हम कौन से इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इनडेफिनिट मीन्स आपको कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड करना है, तो इसलिए आप यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट को यूज करेंगे सी को, ओके, जो हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कहलाता है। अगर आपको एग्जैक्टली एक बार दोबारा जानने का मन है कि क्या सही में ये रिवर्स प्रोसेस है या नहीं, तो हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, x की पावर n, ओके। आपने क्या किया था इसका, आपने इसका किया था डिफरेंशिएशन, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके आपने क्या आंसर निकाला, आपने कहा आप पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये किया आपने, ओके। अब आप एक काम करिए, आपको पता है कि अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो आपको क्या करना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका क्या करना चाहते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करते हैं और ऐड की हुई पावर को नीचे लिखते हैं। इंटीग्रेशन में पावर को ऐड किया जाता है। आप कहिए n, हम कहिए n तो पावर थी, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को आप एज इट इज रख लीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन में देखिए जब भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था फंक्शन से तो वो प्रोटेक्टेड रहता था, वो एज इट इज रहता था। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे हमारा मेन फंक्शन जिस पे हमें ध्यान देना है वो तो x वाला है, जो x रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो n एज इट इज प्रोटेक्टेड है। हमारा फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर n माइनस 1। रूल क्या कहता है, जो भी आपकी पावर है आप पावर में 1 ऐड कर दो, आप पावर में 1 ऐड कर दो, ओके। और ऐड की हुई पावर को नीचे लिख दो। अब ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आया उसको आप डिवाइड में लिख लीजिए। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, ये भी 1 से 1 कैंसिल। अच्छा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना है c, हमें अच्छे से पता है। आप कहेंगे आगे कौन है, n, x रेज टू पावर, ये 1 तो कैंसिल हो चुका, सिर्फ क्या बचा है n, और डिवाइड में भी क्या बचा है n, n से n क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा है x रेज टू पावर n, क्या बचा है x रेज टू पावर n। तो देखिए आपने डिफरेंशिएशन किया, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आपने इसका इंटीग्रेशन पढ़ लिया, तो देखिए वापस से आप किसके ऊपर आ चुके हैं, x रेज टू पावर n पे। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये हमारा एक रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आप किसी दूसरे फंक्शन पे पहुंच जाते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से, ओके। अगर आप इसी से यहां आना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओके। ये आपको हमेशा लर्न रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट आ चुका है, अब हम रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। हमारे पास है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 ना लर्न करना बड़ा इजी है। कैसे, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद किए थे डिफरेंशिएशन के, हम सेम इंटीग्रेशन के लिए करेंगे। देखो अब आपको यहाँ साइड में लिखते हैं, आपने कहा था कि आपने साइन x का डिफरेंशिएशन किया था, आपने इसका क्या किया था, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। देखिए आपके पास साइन x है, आपने साइन x का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, आपको क्या मिला आंसर में, आपको कोस x मिला। साइन x का डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिला था, कोस x मिला था। नेक्स्ट आपने क्या फॉर्मूला लर्न किया था कि कोस x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का साइन x मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपने लर्न किया था कि अगर हमारे पास 10x है और हम 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिला था, आपको सेकेंड स्क्वायर x मिला था, ओके। फिर आपने पढ़ा था कि आपके पास एक फंक्शन है cot x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x मिलेगा। अगर आप सीकेंट x का डिफरेंशिएशन करते हैं आपको क्या मिलेगा, आपको सीकेंट x और 10x मिलेगा। अगर आप कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन करते हैं आपको क्या मिलेगा, माइनस कोट x इंटू कोसिकेंट x मिलेगा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे।
तो चलिए इन्हीं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, इसी की हेल्प से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न करने वाले हैं। कैसे? यहां से यहां जाने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। तो अगर मेरे पास ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो यहां आने के लिए क्या तरीका लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन लिखना है, मीन्स आपको रूल लर्न करना है कि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, और किसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं? cos x का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए साइन से कोस पे गए डिफरेंशिएट करके, तो कोस से वापस साइन मिल जाएगा, क्या करके? इंटीग्रेट। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। और यहाँ पे हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो हम लिमिट्स नहीं यूज कर सकते, तो हम क्या करेंगे? प्लस से यूज करेंगे। तो सिमिलर तरीके से आप कहिए, देखिए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। आपने कहा कि कोस से आपको क्या मिल जाता है? माइनस साइन, डिफरेंशिएट करने पे। तो आप साइन से वापस किस पे आ सकते हैं? कोस पे आ सकते हैं, क्या करके? इंटीग्रेट करके। तो आप कहेंगे अगर आप साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इस माइनस को आप इधर स्विच कर सकते हैं, तो ये मिलेगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। ओके, सिमिलर मैनर में मेरे साथ कीजिए। 4th रूल के ऊपर चलते हैं। 4th रूल में आप इंटीग्रेशन करिए किसका? सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx का। ओके, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका आंसर था? 10 का, तो इसलिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का आंसर इस बार क्या बन जाएगा? 10x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट अगर हम इंटीग्रेशन में ही बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है कि अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसका? कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको यहाँ पे आंसर मिलता है माइनस कोट एक्स। ओके, सिमिलर तरीके से अगर आप नेक्स्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सपोज आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये है हमारा सीकेंट एक्स इंटू 10x। ओके, विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे प्लीज इसको अच्छे से लिखिए, किसकी रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसकी रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आंसर मिलेगा आपको? देखिए सीकेंट एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन था? सीकेंट एक्स का। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेट करने के बाद आंसर मिल जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। कांस्टेंट हमें हमेशा लगा के रखना है क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है। जब हमें लिमिट्स पता होंगी तो हम लिमिट्स का यूज करेंगे और हम कांस्टेंट को नहीं यूज करेंगे। ओके, 7th लास्ट देखिए, अगर आपको कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये आपके इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे रूल्स खत्म नहीं होते हैं, हम इसके अलावा 2 रूल को डिस्कस और करेंगे। देखिए अगर आप इस टॉपिक को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्लास 12th के मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है वो क्लास 12th में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए होती है इंटीग्रेशन की, ताकि हम उसको अपनी फिजिक्स में अप्लाई कर सकें। तो अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेड फॉर्मूलाज होते हैं जो सफिशिएंट होते हैं। इनका भी एक अपडेटेड वर्जन हमें पढ़ना है, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। तो 2 रूल और हैं, फटाफट फिर हमारे जो बेसिक रूल्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप याद कीजिए कि आपके कौन से फंक्शंस बच गए हैं, कौन से ऐसे फंक्शंस थे जिनका आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा था लेकिन आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अभी उसका। एक तो था एक्सपोनेंशियल और एक था लोगरिथमिक फंक्शन। ओके, वहां तक जंप करने से पहले मैं जरा वापस से अपने रूल नंबर 1 की तरफ आना चाहूंगी। ये रूल नंबर जो 1 है ना, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं एक छोड़ के। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। उसका रीजन आप समझ गए होंगे। आप जैसे ही यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 बन जाएगा और 1/0 आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए x की पावर -1 + 1 बन जाएगा, तो x की पावर 0 मीन्स 0 और 0/0 की फॉर्म हमारी अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो ये जो रूल है वो n = -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर n = -1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेट कीजिए x की पावर -1 इंटू dx, तो आप कहेंगे कि देखो वैसे तो ये x⁴n जैसा दिख रहा है पर हम इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है।
अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न करना हो और आपको डायरेक्टली लर्न ना आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना डिफरेंशिएशन को रेफर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए, ये जो 1/x है ये किसका डिफरेंशिएशन होता था? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? आई थिंक ये log x का होता था। तो यस, ये log x का डिफरेंशिएशन होता था। तो आपको यहाँ पे लर्न होना चाहिए कि अगर हमने, देखिए ln x का आपने डिफरेंशिएशन किया था, आंसर 1/x आया था, तो 1/x का इंटीग्रेशन भी क्या आ जाना चाहिए, ln x आ जाना चाहिए। तो ये ln मीन्स नेचुरल लॉग होता है, तो ln x प्लस c। और लास्ट और सबसे इजीएस्ट फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल। व्हाई इट इज इजीएस्ट? क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था, e⁻x हुआ था, तो उसका इंटीग्रेशन भी कितना होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन भी e⁻x प्लस c कांस्टेंट है। जैसे ही अगर आपके पास लिमिट अवेलेबल होंगी, आपको कांस्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं इंटीग्रेशन के। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिस शीट चाहिए होगी, आपको प्रैक्टिस करके देखना है, और थोड़ा सा आपको इसमें एक स्टेप आगे जाना है। क्योंकि आप याद कीजिए, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन करवा रही थी तो मैंने वहां पे एक चेन रूल का जिक्र किया था, और चेन रूल को रिमाइंड ना रख के मैंने कुछ ऐसे बताया था कि सपोज करो कि आपके पास कोई होल पावर है, आप पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, लेकिन आप उसके बेस पे भी फोकस करो कि कहीं बेस का डिफरेंशिएशन तो नहीं करना। सिमिलरली मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाया था तो मैंने कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, उसके एंगल को एज इट इज रखो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन होने के बाद उसके एंगल के ऊपर फोकस करो कि क्या वो एंगल भी तो ऐसा नहीं है जिसको फर्दर डिफरेंशिएट किया जा सकता हो। तो सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है, पर ये पहले हमारे पास सबसे बेसिक्स है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और इनसे जो एक लेवल अप मैंने बताया है, जहां पे आपको साइन के एंगल पे भी फोकस करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसके बेस पे भी फोकस करना पड़ेगा, उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक आपको अपने डिफरेंशिएशन को रिवाइज करना है और अपने इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप from your Google Play Store and App Store for the continuous learning with your smartphone. And you can also subscribe to our YouTube channel First Online University for further live classes for best NEET and JEE coaching. Thank you so much and keep learning.